हेलो नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों को। मैं विवेक पांडे, यूजीसी नेट उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्रश्न आप सभी का एकदम क्लियर है कि नेट क्वालिफाई कर लिए हैं, अब आगे क्या करें। जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया उनके लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये वीडियो खास तौर पर हर प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए भी है और नहीं किया है तो उनके लिए भी है। नहीं किया है तो क्या खुशखबरी है, सुनिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के नियमों में कुछ खास परिवर्तन किए गए हैं, वो सब आपके सामने रखने वाला हूँ। पीएचडी मैंडेटरी है कि नहीं, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर बताना चाहता हूं। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 के अंतर्गत बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वे परिवर्तन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैं नीचे से शुरुआत करना चाहूंगा कि पीएचडी मैंडेटरी है कि नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले 2018 से ये खबर उठना शुरू हुई कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ये हल्ला उठना शुरू हो गया कि भाई पीएचडी जरूरी नहीं है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जरूरी क्या है। अभी तक के बताए गए नियमों के आधार पर भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सेम स्ट्रीम में यूजी, सेम स्ट्रीम में पीजी एंड सेम कंसर्न सब्जेक्ट के साथ नेट अनिवार्य होता था और कंसर्न आपका पीएचडी होना चाहिए था। ये चार चीजें आपके लिए कंपलसरी रखी गई थी कि आपने समान विषय से आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री हो, आपके पास पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो और साथ ही साथ आपने एटलीस्ट नेट क्वालिफाई कर रखा हो और आपने राज्य के अंतर्गत सेट क्वालिफाई कर रखा हो। अगर है तो, नहीं तो नेट जो है नेशनल लेवल पे काम आता है, सेट जो है केवल स्टेट लेवल पे काम आता है। या आपने इन सभी के साथ पीएचडी कर रखी हो। लेकिन ये हल्ला 2018 से उठना शुरू हुआ, इस पे चर्चा परिचर्चा चलती रही, लंबी बातचीत होती रही। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर बड़े परिवर्तन हुए। एटलीस्ट 2023 में आकर के जब एनईपी 2020 बनी और लागू हुई, लागू होने के पश्चात जब हम बात करते हैं 23 में, तो फाइनली आकर के ये डिसीजन लिया गया कि हाँ पीएचडी मैंडेटरी नहीं है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मजे की बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भारत में पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, पीएचडी आवश्यक नहीं है। अब आवश्यक नहीं होने के बदले में आपको खुश होना चाहिए या सामान्यतः अपना काम करते रहना चाहिए, यह समझने वाला विषय है। तो समझने वाला विषय सरकार यही है कि अगर आपने नहीं भी किया है तो एक एपीआई स्कोर नाम की चीज होती है। मैं यहां पर आपके सामने क्लियरली बताना चाहूंगा कि अगर आप एपीआई स्कोर की बात करते हैं तो मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने एक जो है डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज में सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट में मैंने देखा कि उनके एपीआई स्कोर में क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं। व्हाट इज एपीआई स्कोर, इस वीडियो में आपको एपीआई स्कोर के बारे में भी मैं सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। इस एपीआई स्कोर में क्या क्या शामिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एपीआई स्कोर में आपके ग्रेजुएशन होने चाहिए, सेकेंडली आपका पीजी होना चाहिए। ग्रेजुएशन होने के बदले में आपको कुछ एक्स नंबर मिलते हैं, पीजी होने के बदले में आपको कुछ एक्स नंबर मिलते हैं, साथ ही एमफिल होने के एवज में आपको कुछ एक्स नंबर मिलते हैं जिसको अब पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है, खत्म ही कर दिया गया है। तो इसके बदले में आप कोई भी एक्स नंबर आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नंबर मिलते हैं कि आपने जो है नेट किया हो विद जेआरएफ, यानी कि आपके पास नेट है विद जेआरएफ तो आपको कुछ एक्स नंबर मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। आपके पास नेट है विदाउट जेआरएफ, यानी कि आप केवल नेट है, आपके पास जेआरएफ नहीं है, तो इसके बदले में आपको क्या नंबर मिलेंगे, कुछ एक्स नंबर आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आपके कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, आपने के रिसर्च पेपर के साथ आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, तो ये सारी चीज़ों को ऐड करके आपका एपीआई स्कोर बनाया जाता है। ये कुछ 8 चीज़ों को मैनेज करते हुए आपका एक एपीआई स्कोर बनाया जाता है और ये अपने आप में पीएचडी होने के एवज में ही एपीआई स्कोर में लगभग 25 से 30 नंबरों का इजाफा हो जाता है। ये आपके नंबर बढ़ जाते हैं और ये नंबर कहीं से भी रिटेन में क्रॉसओवर करने जैसे नहीं होते हैं। रिटेन में इसको कैच कर पाना संभव नहीं होता है। यानी कि कुल मिलाकर के बिना पीएचडी आप अगर इन सब में जाते भी हैं, घुस भी जाते हैं, तो आपको कोई विशेष फायदा नहीं होता है। लेकिन अब इसमें रिफॉर्म्स किए गए हैं, विशेषतः परिवर्तन किए गए हैं और ये परिवर्तन सराहनीय भी हैं। यानी अब कुल मिलाकर के मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा। आप देख पा रहे होंगे कि यूजीसी 3 साल की डिग्री कोर्स 4 साल में पूरा करने का मौका देने वाली है। पुराने ढर्रे को बदलने की जरूरत है। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी 4
साल का कोर्स लागू कर रही है ना, उसी गति से विकल्पों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक कड़े दशकों में ग्रेजुएशन और पीजी कोर्स के सिस्टम को एक ही ढर्रे पर चला रहे थे, लेकिन इसको बदलने की जरूरत है। अब यूनिवर्सिटी चाहकर भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि प्रतियोगिता के दौर में छात्रों को जहां पर ज्यादा मौके मिलेंगे वहीं यूनिवर्सिटीज की डिमांड बढ़ेगी। 4 साल में कोर्सेज के साथ 5 साल के इंटीग्रेटेड यूजी पीजी कोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और बेहतरीन कोर्सेज डिजाइन किए जा रहे हैं। ये जरूरी है कि अब भारत में यूजी किए हुए बच्चों को भी वरीयता दी जा रही है। मतलब कि अब वर्तमान समय में जो नए नियम लागू हो रहे हैं, मैं आपके सामने क्लियर रखना चाहूंगा। देखिए, यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हुई, एनईपी 2020, जिसके बारे में बता रहा हूं कि इसका विजन है, बहुत दूरदर्शी सोच के साथ इसका निर्माण किया गया है। 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है, स्टूडेंट को तमाम विकल्प मिलेंगे, यूजीसी के डिग्री कोर्सेज कम समय में करने का मौका मिलेगा और डिग्री पूरा करने के साथ ही 1 साल बढ़ाया जाएगा। और यूजीसी के अध्यक्ष जो प्रोफेसर मामिद डाला जी हैं, कुमार जगदीश जी, उन्होंने बताया कि त्वरित डिग्री प्रोग्राम का विकल्प जो तलाश रहे हम लोग, वहीं स्टैंडर्ड 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री का एक मानक बना दें, 5 साल की डिग्री का एक मानक बना दें, जिससे बच्चे को केवल डिग्री लेना ही उसका उद्देश्य न रह जाए। यानी कि एक क्वालिटी एजुकेशन, एक क्वालिटी ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में केवल किताबी शिक्षा से, बुनियादी शिक्षा से ऊपर उठते हुए हम सामाजिक शिक्षा, हम विद्यार्थी के अंदर एक ऐसी चीज जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजें भी आ जाएं, जिसमें कलात्मक ज्ञान, गुणात्मक क्षमता भी शामिल हो, हम ऐसी शिक्षा पर बल दें और डिग्री के टाइम को थोड़ा सा कम रखें, जिससे बच्चे को क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। 3 साल की डिग्री में एडमिशन पाने वाला बच्चा 4 साल में कोर्स पूरा कर ले, उसको मौका मिले, छात्र रिसर्च में जा सकें, छात्र इंटर्नशिप में जा सकें, अपना कोर्स पूरा करने का समय सीमा बढ़ाएं तो बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी परिस्थिति में आपने जो 3 साल का कोर्स है वो 4 साल में कर लीजिए, बीच में आपको गैप चाहिए, गैप ले लीजिए, आप रिसर्च प्रोग्राम में चले जाइए, आप इंटर्नशिप करने चले जाइए, उस बीच में आपकी पूरी डिग्री खराब नहीं होगी। जैसे हमारे जमाने में क्या होता था कि 3 साल की डिग्री के दौरान आपको कुछ नया करने को मिला भी, अवसर भी मिले तो नहीं कर सकते। जैसे मुझे रेडियो जॉकिस्ट बनने का मौका मिला था, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाओगे फिर तो इस तरह से। तो अगर मैं रेडियो जॉकिस्ट बनने चला जाता तो फिर मेरे पास तो पढ़ाई का पूरा ऑप्शन ही खत्म हो जाता। तो उस कंडीशन में मुझे अपना ग्रेजुएशन करना मेरे लिए मजबूरी बन गई। तो अब ये नहीं होगा, ये खुशखबरी वाली बात है और अपना कोर्स पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर इन मामलों के साथ साथ आपको क्या नया मिल रहा है। वर्तमान समय में अगर आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी हैं, एपीआई स्कोर समझ में आ गया, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन मैंडेटरी ना होते हुए भी कैसे है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब मैंडेटरी ना होना आपके लिए एक लाभ का सौदा कैसे साबित हो सकता है, जरा समझिए। अब इस पर जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, वो रिफॉर्म्स के अंतर्गत ये बात कही जा रही है कि जो एपीआई स्कोर है उसकी वैल्यू थोड़ा कम करिए। जो इसके बदले में 25-30 नंबर दे रहे हैं, इसके बदले में 4-5-6 नंबर, 8 नंबर करिए, जिसको कि ये ना किया हुआ बच्चा एक मजबूर स्थिति में ना जाए, वो अपने आप को रिफॉर्म कर सके, बेहतर बना सके। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे युवाओं की जरूरत है भारत में। तो इसलिए अब इसमें नए परिवर्तन किए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि अब आज की डेट में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास 3 प्रकार की चीजें होनी चाहिए। आपके पास यूजी डिग्री होनी चाहिए, अगर वो 4 ईयर में भी कर ली है तो कोई बात नहीं है। आप इसके बदले में डायरेक्ट जो है आप जो है नेट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप जो है किस में जा सकते हैं, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपने सेम स्ट्रीम में यूजी ना किया हो, सेम स्ट्रीम में पीजी ना किया हो तो भी चलेगा, सेम स्ट्रीम में किया तो भी चलेगा। जो पुराना डर रहा है कि हमने हिंदी विषय से यूजी किया, हिंदी विषय से पीजी किया, इसी विषय में हम नेट हो गए, इसी विषय से हमने पीएचडी कर लिया और उसके बाद अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि आपने जिस स्ट्रीम से यूजी किया, अब आपका मन है कि मैं किसी अनदर स्ट्रीम से, किसी दूसरे स्ट्रीम से अब मैं पीजी कर लूँ तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है। आप नेट है, नेट होने के बाद डायरेक्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपने केवल 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है तो पीजी यहां पर भी मैंडेटरी नहीं है, पीजी भी खत्म हो जाता है, डायरेक्ट पीएचडी भी आप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। और एक तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है कि आपने 4 ईयर यूजी प्रोग्राम कर लिया है, आपके पास पीजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आपके पास कोई स्किल है, कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप किया है, कोई उद्यम कर रखा है आपने, तो उसके बिहाफ पे आपको लेटरल एंट्री, डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इंडिया में। तो ये सारी कुछ अच्छी चीजें हैं। हालांकि ये वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, निकले कुल पदों की संख्या में ये 5% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी संख्या नहीं हो सकती है, इससे भी कम हो सकते हैं,
ठीक है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन तो बन रहा है ना कि ऐसे ऐसे उद्यमी अगर जाएंगे विश्वविद्यालय में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो बाकी विद्यार्थियों को भी इंकरेज करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। साथ ही ये दो सवालों के जवाब आपको यहां पर मिल चुके हैं। एक तो एपीआई स्कोर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं, ये कैसे आपको ट्रैक करती है। दूसरा पीएचडी की आवश्यकताओं के बारे में आपको बता दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने बता दिया गया। इसमें कुछ खास परिवर्तन किए गए हैं कि अब पीएचडी का मानक कम किया जा रहा है, रिसर्च पेपर्स के मानकों को थोड़ा कम किया जा रहा है। और रिसर्च पेपर भी जैसे लोग पहले इधर उधर से कुछ भी करके कुछ भी छपवा करके चले जाते थे, तो अब ये नहीं चलेगा। रिसर्च पेपर यूजीसी के मानकानुसार ही छपने चाहिए, अगर उनके मानकों पर वो खरे नहीं उतरते तो उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। साथ ही अब नेट क्वालिफाई विद्यार्थियों के लिए एक सवाल था कि सर हम नेट तो क्वालिफाई कर चुके लेकिन आगे क्या करें, आगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो कहीं पर प्राइवेट संस्थानों में अपने आप को सेट करने की कोशिश करें। सबसे पहला काम तो अपने आप को अब कैसे जेआरएफ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी जिसकी जो आपको 37,000 रुपए तक प्रति माह मिलती है, पर मंथ मिलती है। तो सबसे पहले नेट क्वालिफाई स्टूडेंट ये कोशिश करें कि वो अपने आप को कैसे जेआरएफ कर सकते हैं, संबंधित विषय में जेआरएफ होने का प्रयास करें। आपको पता है कि प्रति वर्ष लगभग 1% विद्यार्थी संबंधित विषय में जेआरएफ करता है। इसके लिए हमारे यहाँ लगातार कक्षाएं चलाई जा रही हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेहतरीन टीचर्स की टीम है, लगातार आपको क्लासेस दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है साल 2024 के नेट के लिए भी, तो उसके लिए बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो ऐसी लगातार वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के देख लीजिए, वीडियो के फॉर्मेट में जाके देख लीजिए। और आप हमारे साथ लगभग 6 महीने 1 साल जुड़ करके देखिए। जो विद्यार्थी नए हैं, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तैयारी के दुनिया में है, वो तैयारी करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब के वीडियोस देखते रहें, जो क्लासेस दी जा रही हैं देखते रहें, हमारे पेड बैच का हिस्सा बन के देखें। निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, आप भी कर सकते हैं नेट, आप भी हो सकते हैं जेआरएफ। ये एक पहला प्रोसेस है। दूसरा, नेट क्वालिफाई विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, जेआरएफ करने के साथ साथ अगर जैसे उनके घर की स्थितियां कैसी हैं, ये भी एक मानक होता है कि आपके घर की स्थिति कैसी है, उस आधार पर आप प्रयास करिए कि कहीं प्राइवेट संस्थान में इंस्टीट्यूशनली आप अपने आप को जोड़कर अपने संबंधित विषय में अच्छे स्कूल्स में, जो अच्छे स्कूल्स हैं वहां पर पढ़ाने का प्रयास करिए। इससे आपका अनुभव बढ़ेगा, कार्य अनुभव बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। आपके एक्सपीरियंसेस जब बड़े होते जाएंगे तो लोगों की नजर आप पर रहेगी। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप देने का प्रयास करिए, विद्यार्थियों में रिफॉर्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो देश का भविष्य होंगे। और जब आप वहां काम कर रहे होंगे तो उस दौरान आप अपने आप में भी कुछ रिफॉर्म्स डाल रहे होंगे, कुछ नए परिवर्तन आप में आ रहे होंगे, कुछ आप पढ़ेंगे, कुछ आप उनको नई चीजें देने का प्रयास करेंगे, उस दौरान आपको फायदा होता दिखेगा। साथ ही बहुत सारे अभी कोरोना काल के समय से लेकर के अब तक बहुत सारे एडटेक्स आ चुके हैं। ये 10+2 के फॉर्मेट में भी हैं। IIT PMT के लिए भी बहुत सारे कंपनीज काम कर रही हैं और बहुत सारे वनडे एग्जाम के लिए भी काम करने वाली कंपनीज हैं, बहुत सारे नेट जेआरएफ के लिए भी काम करने वाली कंपनीज हैं। तो अगर आप संबंधित विषय में केवल नेट हैं, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे हमें लोगों की जरूरत पड़ती है कि जो नेट हो और नेट होने के साथ साथ हमारे लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें। बिकॉज ऑफ दिस कि हम बतौर टीचर अपने काम का जो समय है वो बड़ा फिक्स होता है कि हम 6 घंटे 8 घंटे ही एक व्यक्ति ठीक से काम कर सकता है, 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे एक व्यक्ति ठीक से काम नहीं कर सकता, उसके मस्तिष्क की एक मैक्सिमम सीमा होती है। अब जैसे मान लो मेरे पास 8-10 बैचेज हैं, तो 8-10 बैचेज में मैं अगर 1-1 घंटा भी दे रहा हूं तो 10 घंटा दे रहा हूं। उसके बाद फिर मैं कंटेंट अगर नहीं पढ़ूंगा तो इन 10 घंटों में मैं क्या कुछ नया दे पाऊंगा वो तो मैं ही जानता हूं, फिर तो कुछ नहीं दे पाओगे, फिर तो बच्चे का भविष्य खराब होगा। तो हमको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में नए कंटेंट के लिए, नए क्वेश्चंस बैंक बनाने के लिए, या जो हमने बनाया है उसको चेकआउट करने के लिए, सही से टाइप हुआ है कि नहीं, प्रूफ रीड हुआ है कि नहीं, इन सब चीजों के लिए हमें नेट क्वालिफाइड या जेआरएफ कैंडिडेट चाहिए होते हैं जो कि हमारे यहां बतौर कंटेंट राइटर काम कर सकें। तो आप इस तरीके की भी अपनी कुछ जॉब्स को देख सकते हैं। यहां पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए अच्छे जॉब प्रोफाइल्स ऑप्शंस शो ऑफ करती हैं। साथ ही साथ यहां पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे लिंक्डइन में भी इसके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप अपने लिए कुछ खोज सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा ये तरीका हो गया कि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप अपने आप को कोशिश करिए कि कहीं पर पीएचडी में एनरोल करिए।
अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं जाते तो आप पीएचडी में इनरोल करने की कोशिश करिए, और पीएचडी में इनरोल होने के बाद भी जेआरएफ में लगे रहिए, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो आपको एक पर मंथ का एक ऐसा अमाउंट देता है जो कि आपके रिसर्च पेपर को बेहतर बनाने में मदद करता है, आपके रिसर्च एरिया को बड़ा करने में मदद करता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके लिए काबिल तारीफ हैं, और आपको इस पे जाना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने आज बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अच्छी जानकारी दी होगी। ऐसी ही लगातार जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको लगता है कि मैंने आपको जानकारी दी है, थोड़ा सा आपको मैंने मोटिवेट किया है, समझाया है, चीज़ें उचित रूप में बता पाया हूं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा। किस नए चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपका हिंदी साहित्य का मेंटोर विवेक पांडे। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।